अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1320, 1296 से 1316, 1316 देखिएगा, 1296 से 1316। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 और 1296 से 1316 अर्थात 20 वर्षों का शासनकाल। कितने वर्षों का? 20 वर्षों का शासनकाल। और 20 वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब पश्चिम, या ये कहें संपूर्ण भारतवर्ष पर एक अद्भुत शासन स्थापित किया। और इसी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब अपने 2 सेनापतियों को यह अभियान पर भेजा था, तो उस अभियान के दौरान मलिक काफूर जो एक हिजरा था, नपुंसक था, लंबा चौड़ा 7 फीट पर्सनालिटी, उस मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया और खरीद कर अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा गया। और वो मलिक काफूर वही वो मलिक काफूर है जो 1000 दिनारी कहलाता है, 1000 दिनारी कहलाता है। जो दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का भरपूर सहयोग किया था। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब भी अभियान पे होता था तो मलिक काफूर को अपने साथ लेकर जाता था, अर्थात मलिक काफूर उसका प्रिय विश्वास पात्र बन चुका था। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया GSVN को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में आप जान चुके हैं कि मानिकपुर में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करता है। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका लालन पालन पोषण, या ये कहें बचपन से ही इसके मुंह में खाना खिलाना, सब कुछ करना, और उस व्यक्ति की ये हत्या करता है। इसके पिता का जो नाम था, पिता का नाम सिहाबुद्दीन था। पिता का नाम सिहाबुद्दीन था। इसके बचपन का जो नाम था अली गुरसाब्स था। अली गुरसाब्स था। आइए, अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम अली गुरसाब्स, अली गुरसाब्स, जन्म देखिएगा, पहले जन्म होगा फिर बचपन का नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। जन्म 1266 से 67, 1266-67। पिता सिहाबुद्दीन, इनकी पिताजी की मृत्यु बहुत कम समय में ही हो गई, अर्थात जब ये बचपन में ही थे तभी इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण चचा जी करते हैं। कौन? चचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं। लालन पालन चचा
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और इसी चचा की हत्या अपने सहयोगी इख्तियारुद्दीन हुद की सहायता से मानिकपुर में करता है। क्यों करता है? शासक बनने के लिए करता है। अर्थात जो देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव, जो देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव हुआ करते थे, रामचंद्र यादव को पराजित किया। और रामचंद्र यादव को पराजित करने के पश्चात जो वहां से धन प्राप्त किए थे, यही धन के बल पर ये स्वयं को सुल्तान बनने की इनके मन में लालसा जगी, जिज्ञासा जगी। और इस जिज्ञासा से ये आगे सोचने लगा कि मैं इस सल्तनत का सुल्तान बनूं। जेके के प्रिय पात्रों ने पत्र लिखा, लेकिन जेके ने मानने से इनकार कर दिया कि मेरा तो भतीजा है। अरे भैया, जिसको कोई व्यक्ति अपने हाथ से नहलाए धुलाए, दूध पिलावे, पालन पोषण करे, भला उसकी हत्या करने के लिए वो कैसे सोच सकता है? यहां समस्या यही थी कि एक तो भतीजा, दूसरा दामाद, और ये मेरे साथ धोखा तो कर ही नहीं सकता है, प्रिय पात्र है। लेकिन वही होता है, जो जेके नहीं सोचता है वही एक ही सोच डालता है। जो जेके ने नहीं सोचा, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नहीं सोचा, अर्थात जो चचा ने नहीं सोचा, वो भतीजवा सोच लिया। क्लियर? मानिकपुर बुलाता है, मानिकपुर में चचा से गले मिलता है, और गले मिलते ही मानिकपुर उत्तर प्रदेश में उनकी हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात स्वयं सुल्तान बनता है। नेक्स्ट, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। बलबन के लाल महल में हुआ। उपाधियां कौन कौन सी इनकी उपाधियां थी? उपाधियां खलीफा का नायाब। पहली उपाधि खलीफा का नायाब। खलीफा का नायाब, देखिएगा, खलीफा का नायाब। और खलीफा का नायाब का मतलब होता है कि खलीफा में विश्वास नहीं रखने वाला। खलीफा में विश्वास नहीं रखने वाला, अर्थात जो एक प्रथा से चली आ रही थी कि खलीफा से सनद प्राप्त करो फिर सुल्तान बनो। तो पहली उपाधि यही धारण किया कि खलीफा का नायाब, खलीफा में विश्वास नहीं रखने वाला। क्लियर? देखेंगे, खलीफा में विश्वास नहीं रखने वाला, और ना ही खलीफा से सनद प्राप्त किया, और ना ही खलीफा से सनद प्राप्त किया। ये पहला शासक जिन्होंने धर्म व राजनीति को, याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक
प्रथम शासक जिसने धर्म और राजनीति को अलग अलग किया। उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने धर्म और राजनीति को अलग अलग किया, अलाउद्दीन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा होता क्या है कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, या कहे कि उतना मतलब दक्ष व्यक्ति पढ़ने लिखने में ऐसा नहीं था, लेकिन ये बखूबी जानता था कि मैं जनता के हित में जो भी फैसला लूंगा, राज्य के हित में फैसला लूंगा, राज्य के अतिरिक्त मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। देखिए एक एक कहता था, एक एक कहे तो अलाउद्दीन खिलजी, और जे के कहे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक एक कहता था मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा जो राज्य हित में हो, जो राज्य हित में हो। मैं वह नहीं करूंगा जो राज्य हित में न हो। मैं वो नहीं करूंगा जो राज्य हित में न हो। क्लियर? इनकी दूसरी उपाधि जो थी, दूसरी उपाधि सिकंदर-ए-शानी। दूसरी उपाधि क्या थी? पहली उपाधि लिखिएगा, खलीफा का नायाब, खलीफा में विश्वास नहीं रखने वाला, खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया, खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया, खलीफा में विश्वास नहीं रखा। दूसरी उपाधि क्या? सिकंदर-ए-शानी, ये संपूर्ण दुनिया को जीतने के लिए आतुर रहता था, अर्थात ये पूरे भारतवर्ष को जीतकर भारत में एक नए धर्म की स्थापना करने के फिराक में था, और इसीलिए ये सिकंदर-ए-शानी की उपाधि धारण करी, अर्थात दुनिया का दूसरा सिकंदर कहलाया, दुनिया का दूसरा सिकंदर कहलाया। देखिए सिकंदर-ए-शानी सिकंदर-ए-शानी कोष्ठ में कर लेंगे द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर, देखिएगा एक व्यक्ति कहते हैं कि अरे सुन अलाउद्दीन, सिकंदर चला था दुनिया को जीतने, सिकंदर चला था दुनिया को जीतने, और आप शायद पढ़ भी चुके हैं कि सिकंदर और पोरो के बीच जो हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, पोरो राज्य पोरस के बीच में हुआ था। तो सिकंदर चला था दुनिया को जीतने, आया था तूफान की तरह और गायब हो गया आंधी की तरह, अर्थात जितना ही तेजी से वो भारत की ओर बढ़ा था उतना ही जल्दी वो वापस चला गया। तो एक काम करता हूं, दुनिया को जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सिकंदर-ए-शानी की उपाधि धारण कर ले, द्वितीय सिकंदर तो कहलाएगा ना, और तभी जाकर के ये व्यक्ति द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यह इसमें सिकंदर-ए-शानी के नीचे, यह
सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। अब एक चीज देखिएगा कि आप विश्व विजेता बनने की यदि ख्वाहिशें देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, तो ख्वाब के पीछे कहीं ना कहीं आपकी विशाल सेना होगी। और अलाउद्दीन खिलजी के पास 5 लाख सैनिक थे। इसके पास 5 लाख सेना थी। इसके पास 5 लाख सेना थी। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए कि जोधपुर राजस्थान, जोधपुर से एक संयुक्त ताम्र पत्र मिला है। क्या मिला है जी? संयुक्त ताम्र पत्र मिला है। उस ताम्र पत्र पर लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो तेज व प्रभाव था वह देवतुल्य था। क्या था? देवतुल्य था। उसका शौर्य देवतुल्य की तरह था। उसके तेज व प्रभाव से धरती कंपायमान हो उठती थी, धरती थरा जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी जिधर चलता था धरती कंपायमान हो जाती थी, धरती थरा जाती थी। ये जोधपुर से ताम्रपत्र मिला हुआ है। उस ताम्रपत्र पर ये बातें उत्कीर्ण है। और याद रखिएगा कि इसके विजय अभियान में इसके जो दक्ष सेनापति थे, इन सभी सेनापतियों ने अपने बखूबी शौर्य का, साहस का, वीरता का परिचय दिया। तभी जाकर के उत्तर से दक्षिण और पूरा पश्चिम चारों तरफ इसकी विजय पताका लहरा सके। नेक्स्ट, जोधपुर से एक संयुक्त ताम्रपत्र मिला है। उस पर लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से, अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से धरती कंपायमान, शौर्य से धरती कंपायमान हो उठती थी, थर्रा जाती थी। जिधर से इसकी सेना चलती थी, 5 लाख भारी भरकम सेना, और जिस एरिया में चले समझ लीजिए कि संपूर्ण उसका क्या होगा जी। लेकिन याद रखिएगा, एक बार दुस्साहस किया था जेके। कौन? जेके, रणथंभौर के ऊपर। और फिर अलाउद्दीन की सेनापति करेगा दुस्साहस रणथंभौर के ऊपर, और हमीर देव किला को घेराबंदी करेगा। 1 साल तक, कितने? 1 साल तक उस किला को घेरे रखेगा। नहीं, किला बहुत मजबूत होने के कारण वो प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन 2 धोखेबाज, रणथंभौर के शासक हमीर देव के 2 धोखेबाज जो आदमी होंगे, इनके साथ मिलेंगे और यही बताएंगे किला में घुसने का गुर। किला में करेगा प्रवेश रणथंभौर का शासक हमीर देव जी, मारे जाएंगे, वीरगति को प्राप्त होंगे। लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन की एक सेनापति का ब्रिगेड गिरा देंगे। क्या करेंगे? ब्रिगेड गिराएंगे। उनकी पत्नी
को ये लोग अपने पास रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को सौंपेंगे। बाकी नेक्स्ट देखेंगे क्या हुआ कि धरती कंपमान होती थी। अगला पॉइंट, यह मतलब कौन? सिकंदर, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। यह बहुत वीर व्यक्ति था, बहुत वीर व्यक्ति था। यह बहुत वीर व्यक्ति था। संपूर्ण भारत को जीतकर यहां एक नए धर्म स्थापित करना चाहता था। संपूर्ण भारत को जीतकर यहां एक नए धर्म स्थापित करना चाहता था। यहां एक नए धर्म स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अपने एक कोतवाल के कहने पर, जिसकी मैंने चर्चा थोड़ी देर पहले की है, उस कोतवाल का नाम था, दिल्ली का एक कोतवाल हुआ करता था अल्लाह उल मुल्क। क्या? अल्लाह उल मुल्क नाम हुआ करता था। और वही कोतवाल ने कहा था कि देख अलाउद्दीन, सिकंदर चला था पूरी दुनिया को जीतने, आया था तूफान की तरह और लौट गया आंधी की तरह। क्लियर? तो उसे अल्लाह उल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। अपने दिल्ली के कोतवाल, दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क, अल्लाह उल मुल्क मुल्क के कहने पर यह संपूर्ण भारत को जीतकर नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन के सिक्कों पर अलाउद्दीन के सिक्के पर सिकंदर ए सानी जैसी उपाधि का उल्लेख मिलता है। सिकंदर ए सानी जैसी उपाधि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिएगा तीसरा जो उपाधि धारण किया था, उस उपाधि का नाम था विश्व का सुल्तान। क्या? विश्व का सुल्तान, अर्थात यह सिकंदर की भांति पूरी दुनिया को जीतकर विश्व का सुल्तान बनना चाहता था। क्लियर? तीसरी उपाधि विश्व का सुल्तान। क्लियर? चौथी उपाधि जनता का चरवाह। चौथी उपाधि क्या थी? जनता का चरवाह। और पांचवी उपाधि युग का विजेता। युग का विजेता। युग का विजेता। अब देखिएगा कि विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाह, युग का विजेता, इन 5 उपाधियों को धारण करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। जैन मुनि, देखिए जैन मुनि कनक सूर्यसागर, उनका नाम था कनक सूर्यसागर। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतने दुर्गों को जीता। जैन मुनि कनक सूर्यसागर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतने दुर्गों को, इतने किलों को जीता जिसकी आकलन करना, जिसकी गणना करना संभव नहीं था। किनके अनुसार? जैन मुनि कनक सूर्यसागर के अनुसार। देखेंगे जैन मुनि कनक सूर्यसागर, जैन मुनि कनक सूर्यसागर, जैन मुनि सूर्यसागर के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने इतने दुर्गों को जीता कि उसकी गणना करना संभव नहीं था। उसकी गणना करना संभव नहीं था। अब देखिएगा कि इन्होंने अपने 20 वर्षों के शासन काल में इतने दुर्ग जीते कि उसकी आकलन करना अब संभव नहीं था। किसके अनुसार? जैन मुनि कनक सूर्यसागर के अनुसार। क्लियर? अब एक चीज देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के काल को सुनिएगा थोड़ा। हेलो, अब देखिएगा कि जो शासक, जो सुल्तान लगातार दुर्गों को जीत रहा हो, लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा हो, लगातार अपने विस्तारवादी नीति के तहत आगे बढ़ रहा हो, वर्तमान चीन की तरह, वर्तमान के चीन। तो ऐसा कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्यवादी सुल्तान या पहला साम्राज्यवादी युग था। जो अलाउद्दीन खिलजी का युग था, यह दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्यवादी युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में लगातार 20 इतने
दुर्गों को जीता, 20 वर्षों कार्यकाल में इतने दुर्गों को जीता, जैन मुनि कनक सागर के अनुसार कि उसकी आकलन करना अब संभव नहीं रहा। साम्राज्यवादी युग कहलाएगा ना जी। क्या कहलाएगा? साम्राज्यवादी युग कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के काल को दिल्ली सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी के काल को दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल को दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग कहा जाता है। और इसी साम्राज्यवादी युग के साथ आज लेते हैं विदा, होंगे कल ठीक अपने टाइम उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की